Now we'll be starting with the discussion of our mock test paper for November 2020 examination. तो जो पहला पेपर हमारा शेड्यूल हुआ था वो डायरेक्ट टैक्सेस का हुआ था। चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 8 तक ये हमने पेपर कंडक्ट किया। 23 अगस्त को किया था। 75 मार्क्स का ये पेपर है, ठीक है। चैप्टर 1 से लेके 8 का मतलब ये है कि आपके पांचों हेड ऑफ इनकम्स आ गए, प्लस जो आपके क्लबिंग ऑफ इनकम के प्रोविजंस हैं, वहां तक हमने क्या है ये डिस्कशन किया है, ठीक है। तो ये 5 हेड ऑफ इनकम और क्लबिंग ऑफ इनकम तक के जो चैप्टर्स उसमें कवर किया है। फिर एक सेकंड टेस्ट पेपर होगा, फिर थर्ड टेस्ट पेपर होगा, इस तरह से फिर एक कॉम्प्रिहेंसिव होगा। तो कुल 4 अपने टेस्ट पेपर्स हैं। आपने उनको लिख के भेजा है, कुछ बच्चों ने लिखा नहीं है अभी, तो उनसे ये रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी उनको लिख के भेजें स्कैन करके, जिससे हम इवेल्युएट करके उनके कमेंट्स लिख के आपको वापस से उन कॉपीज को क्या है लौटा है। और टाइम शेड्यूल के हिसाब से करेंगे तो इट विल बी वेरी वेरी बेनिफिशियल। तो पहले तो हमने क्या है इसमें 25 मार्क्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे। ये एमसीक्यूज जिस तरह से इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया एमसीक्यूज डिजाइन करता है वैसे ही एमसीक्यूज हैं। कुछ कॉम्प्रिहेंसिव हैं, कुछ आपके छोटे छोटे कवर्ड हैं, और उसके अलावा केस बेस्ड स्टडीज, केस बेस्ड स्टडी हो गई, और अलग अलग एमसीक्यूज भी हो गए। और ये जो एमसीक्यूज हैं ये अवेलेबल हैं आपके अपने जो पोर्टल है bangersedu.com। वहां हमने 2000 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दे रखे हैं विद कंप्लीट आंसर्स। इनके क्या है कंप्लीट आंसर्स भी वहां सॉल्व है, तो वहां से भी आप क्या है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की प्रिपरेशन कर सकते हैं। चैप्टर वाइज डिवाइज्ड है, जिससे कि पूरे के पूरी आपकी चैप्टर की पूरी जो होती है रिवीजन हो जाएगा। अब देखिए पहला जो हमारा क्वेश्चन था एक केस बेस्ड स्टडी के टाइप में। मिस्टर पंकज एज्ड 60 ईयर्स, सीनियर सिटीजन है ये, हु रिटायर्ड फ्रॉम द सर्विसेज ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन 30/6/2019। उसने सेंट्रल गवर्नमेंट की सर्विस से वो रिटायर हो गया 30/6/2019 को। उसकी सैलरी थी 16,000 पर मंथ। उसको पेंशन मिल रही थी 3,000 पर मंथ फ्रॉम जुलाई टू नवंबर। फिर उसने क्या किया 1/12/2019 को ही कम्यूटेड 1/3 ऑफ द पेंशन। 1/3 पेंशन उसने क्या करा ली, कम्यूट करा ली, और 1,20,000 उसको मिले। उसके अलावा हाउस प्लॉट एट एर्नाकुलम वो सोल्ड ऑन 1/2/2020 फॉर 5 लाख। उसने एक घर बेचा जिसको परचेज किया था उसने 1980 के अंदर 10,000 में, और इसकी जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है 6 लाख रुपए है, जिसको डिस्प्यूट नहीं किया गया है नाइदर बाय द बायर नॉर हिम। द वैल्यू ऑफ दिस हाउस प्लॉट एज ऑन 1/4/2001, इसकी वैल्यू दे रखी है 60,000 रुपए, और कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स आपको पता ही है 1920 का 289 है। उसके अलावा उसको 72,500 इंटरेस्ट मिला है एफडीआर्स पे, डिविडेंड मिला है म्यूचुअल फंड्स पे जो कि अभी एग्जेम्प्ट है, इंटरेस्ट ऑन मैच्योरिटी ऑफ एनएससी 50,000 आउट ऑफ विच 40,000 है ऑलरेडी डिस्क्लोज बाय हिम ऑन एक्रूअल बेसिस इन द रिटर्न्स अप टू असेसमेंट ईयर 1920। अब ये इन्होंने इंफॉर्मेशन पूरी दी है क्वेश्चन के रिलेशन में, और अब आपसे पूछ रहे हैं कि आप इसकी क्या निकालिए टैक्सेबल वैल्यू ऑफ से अनकम्यूटेड पेंशन। तो सबसे पहले इन्होंने बोला कि भाई आपको अनकम्यूटेड पेंशन की जो टैक्सेबल वैल्यू है वो निकालनी है। तो अब देखिए इसको पेंशन मिल रही है जुलाई 2019 से, कितनी मिल रही है 3,000 रुपीज पर मंथ, यानी जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 5 महीने की तो ये मिली अनकम्यूटेड पेंशन, पूरी टैक्सेबल होती है। उसके अलावा फिर इसने 1/3 कम्यूट करा ली, तो अब जो बचा हुआ अमाउंट है 3,000 का, उसका 2/3 अब अनकम्यूटेड मिलेगा जब 1/3 आप कम्यूट करा चुके हो। तो ये तो नवंबर तक की कवरेज हो गई। फिर आपके क्या हो जाएगा दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, 4 महीने ही हो गए। तो कुल मिला के 15,000 रुपए तो एक मिले, और ये 8,000 एक मिले। तो क्या हो गई टैक्सेबल वैल्यू ऑफ अनकम्यूटेड पेंशन 23,000 रुपए आपकी क्या हो जाएगी टैक्सेबल वैल्यू हो जाएगी अनकम्यूटेड पेंशन। जो अनकम्यूटेड पेंशन होती है वो क्या होती है फुल्ली टैक्सेबल होती है,
वेदर इज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय और वेदर इज अ नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। तो पहले इसको मिल रही थी 3,000 रुपये पर मंथ, क्योंकि 1/3 ये कम्यूट करा चुका है तो अब उसको आगे 2/3 मिलेगी, और दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च हमारा फाइनेंशियल ईयर खत्म हो रहा है। अब ये कह रहे हैं कि आप निकालिए टैक्सेबल वैल्यू ऑफ कम्यूटेड पेंशन। अब कम्यूटेड पेंशन में क्या होता है, पहले हमको कम्यूटेड वैल्यू ऑफ पेंशन निकालनी पड़ती है। कम्यूटेड वैल्यू ऑफ पेंशन क्या है, 1/20 मिली है इसको, 1/20 इसको मिल रही है, 1/3 कम्यूट कराया, तो कम्यूटेड वैल्यू ऑफ पेंशन क्या हो गई, अगर पूरा का पूरा कम्यूट करा लेता तो 3,60,000 हो जाती। अब ये देख रहे हैं कि इसको ग्रेचुटी मिली है या नहीं मिली है, तो इन एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन आपको ग्रेचुटी नहीं मिली है, तो इसके रिलेशन में आपके क्या हो जाएगा, 1/2 ऑफ कम्यूटेड वैल्यू ऑफ पेंशन। जब ग्रेचुटी दी नहीं जा रही है तो 1/2 ऑफ कम्यूटेड वैल्यू ऑफ पेंशन इज एग्जेम्प्ट। ठीक है, तो आपको मिल रहा कितना अमाउंट है, 1,20,000 रुपए मिल रहा है। 1/2 ऑफ कम्यूटेड वैल्यू ऑफ पेंशन यानी 1,80,000 आपका एग्जेम्प्ट अमाउंट आ रहा है। तो इस केस के अंदर क्या हो जाएगा, कम्यूटेड टैक्सेबल वैल्यू ऑफ कम्यूटेड पेंशन क्या हो जाएगी, नील हो जाएगी, कोई भी अमाउंट आपका क्या होगा, टैक्सेबल नहीं होगा। ये एग्जेम्प्ट अमाउंट आ रहा है और ये आपको रिसीव हो रही है, ये आपको क्या हो रही है, रिसीव हो रही है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा जो आपको कम्यूटेड पेंशन मिल रही है वो एग्जेम्प्ट रहेगी। अब ये पूछ रहे हैं व्हाट विल बी द इनकम विच इज चार्जेबल अंडर द हेड सैलरी, इसकी क्या इनकम होगी सैलरी हेड के अंदर। तो देखिए, एक तो बेसिक सैलरी मिल गई इसको, कितनी बेसिक सैलरी मिली इसको, देखिए क्वेश्चन में दे रखी है 16,000 रुपए मिल रही है। तो 16,000 कितने महीने के लिए मिल गई, क्योंकि ये रिटायर हो गया है कब से, 30 जून को, 30 जून को ये रिटायर हो चुका है। तो 16,000 इंटू 3, फिर इसको अनकम्यूटेड पेंशन अभी मिली, अपन ने देखा अनकम्यूटेड पेंशन इसको मिली कितनी, 23,000 रुपए। और इंफॉर्मेशन सैलरी के बारे में दे रखी है, कम्यूटेड पेंशन एग्जेम्प्ट हो गई, तो ये हो गया आपको कितना मिल गया, 71,000 रुपीज हो गए। ये आपकी आ गई ग्रॉस सैलरी, ये आपकी आ गई क्या, ग्रॉस सैलरी। इसमें से अपन ने क्या लेस कर दिया, स्टैंडर्ड डिडक्शन लेस कर दिया। इसमें से अपन ने क्या है, स्टैंडर्ड डिडक्शन लेस कर दिया 50,000 रुपए का। तो टैक्सेबल सैलरी कितनी आ जाएगी आपकी, ये आपकी क्या है, टैक्सेबल सैलरी आएगी 21,000 रुपीज। नेक्स्ट पूछ रहे हैं कि आप इनकम निकालिए कैपिटल गेन्स की। तो देखिए, इसने बेचा कितने में है, ये 5 लाख में, 5 लाख में, 5 लाख का 105% देखते हैं हम, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कितनी है। सिंस स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एक्सीड्स 5 लाख और 25,000 रुपए, तो यहां फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या हो जाएगा, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू हो जाएगी 6 लाख रुपए लेस इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। कितने में खरीदी थी अपन ने, ये खरीदा तो अपन ने इसको 10,000 में था, फेयर मार्केट वैल्यू आ रही थी इसकी, फेयर मार्केट वैल्यू 60,000 आ रही थी। 60,000 डिवाइड बाय 100 इंटू 289, कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स करंट ईयर का है। तो देखिए 60,000 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 289, ये वर्कआउट हो गया था 1,73,000 और 400, 1,73,400, तो 6 लाख ये आ रहा है। तो कैपिटल गेन्स कितना हो जाएगा आपका, 4 लाख और 26,000 और 600, ये आपका कैपिटल गेन हो जाएगा। फिर नेक्स्ट ये बोल रहे हैं क्या कि आपको इनकम टैक्सेबल अंडर अदर सोर्सेज भी निकालनी है। तो अब यहां देखिए, इसको एफडीआर पे इंटरेस्ट मिला एक तो 72,500, डिविडेंड फ्रॉम म्यूचुअल फंड एग्जेम्प्ट होता है, एनएससी का इंटरेस्ट 40,000 ऑलरेडी ऑफर हो चुका है और 10,000 रुपए इस बार के लिए
टैक्सेबिलिटी की एम्बिट में आ जाएगा। तो यहाँ जो एक तो आपके एनएससी इंटरेस्ट आ गया, कितना 10,000 रुपये, और एक आ गया आपके क्या, ये जो एफडीआर इंटरेस्ट है, अज्यूमिंग द सेम इज टू बी ग्रॉस्ड, तो ये 72,500। तो कुल मिला के इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हो जाएगी आपकी 82,500। तो इस तरह से अपने कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस भी दे रखे हैं, जिसमें आपके चाहे वो बेसिक 5 हेड से रिलेटेड हो, चाहे आगे आपके टीडीएस से रिलेटेड हो, चाहे इंटरनेशनल टैक्सेशन से रिलेटेड हो, वो अपने केस बेस्ड स्टडीज करके अलग से कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस भी बना रखे हैं, जो कि पोर्टल पे सारे अवेलेबल हैं। जितने प्रैक्टिस क्वेश्चंस आप करोगे उतना ही आपको क्या रहेगा, बेनिफिट रहेगा। अब देखिए एक और क्वेश्चन देखिए। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 1920 रमेश हैज 40 lakhs of short term capital gains under section 111A, 55 lakhs as LTCG under 112A, and business income of 6 crore rupees. Which of the following statement is true? Now the taxability of surcharge. Here, since the business income excluding the short-term capital gains and long-term capital gains exceeds 5 crore rupees, therefore surcharge on the said income will be leviable at rate of what? 37%. And here, in case on the remaining income, the surcharge will be leviable at rate of say 15%. So here surcharge will be leviable at rate of 15% on 95 lakh rupees, and on the remaining income surcharge will be leviable at rate of what? 37%. Now next question is, Mr. M took a loan of 6 lakhs. Mr. M has took a loan of 6 lakhs on 1/4/2017 from bank for construction of the house. The loan carries on interest at rate of 10% per annum. So he has taken a loan on 1/4/17. The construction is completed on 15/6/2019. Now, in which financial year the construction has got completed? It has got completed in 1920. Now here, they say that he has taken a loan on 1/4/2017. So for pre-construction period will be what? Pre-construction period, the same will commence from 1/4/17 and end with 31st March preceding the date of completion of the construction. This is a pre-construction period. Then he has let out the property at a monthly rent of 30,000. Now remember, the property has come into existence on 15/6/2019. So it will be 30,000. We cannot let out in April because the property was under construction. We cannot let out in May. So 2 months, and here 2.5 months. So it will be let out for a period of 9.5 months. Then he has paid municipal taxes 20,000 at rate of 10% of the municipal value. A municipal value will also be made proportionate for the period for which the property is in existence. The year it is 2 lakh rupees, but the actual rent is much more. Actual rent works out to be 2,85,000 rupees. Now they say that compute the income from house property if the entire loan is outstanding. First of all, we'll be calculating the pre-construction period interest. What is the pre-construction period interest here? That is 6 lakhs into 10% into 2. That is 1,20,000 rupees. This is a pre-construction period interest. 2 years. It will be allowed in, say, 5 equal installments. The pre-construction period interest, the same will be allowed in 5 equal installments. That is 1,20,000 divided by 5. That is 24,000 rupees. Besides this, current year interest will be financial year 1920 interest. Financial year 1920 interest will be 6 lakhs into 10% into 1. That is 60,000 rupees. So the total interest on borrowed capital works out to be 84,000 rupees. Now you can compute the income from house property. This is the gross annual value. Whatever municipal taxes paid, they will be reduced.
that is 28,000 rupees, sorry, 20,000 rupees will be reduced. This will give you the net annual value, will give a standard deduction, and we will give this interest on borrowed capital as deduction. And the remaining sum will be what? Our income from house property. Now in our multiple choice questions, which we have devised there at our website bangarsedu.com, each and every question with a detailed solution is being provided. So in case if you are having any sort of difficulty, it is not just a hint answer has been provided. We have not provided, but your answer will be what? 101,500 rupees only. This has been provided. Besides this, this sort of a calculation is also being provided in each and every question. So it's basically, you will be able to understand why your answer is this. That is the main aspect. We have not just provided the hint answers. We have provided a complete solution for each and every multiple choice question. What is the reasoning behind the same? वो भी अपन ने क्या है उसके अंदर प्रोवाइड किया है. तो किस कारण से ये आंसर आया है, ये सारी चीजें डिटेल्ड उसके अंदर प्रोवाइडेड है. कई बार क्या होता है, बच्चे के पास टाइम नहीं होता, तो अब अपने पास 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का एक पेपर है, ठीक है, तो अब आपके पास टाइम कम है, तो वो सोच रहा है कि भाई मैं इतने सारे क्वेश्चन कैसे कर पाऊँ. तो कई लोग तो क्या कर रहे हैं, उसके पेपर को सबमिट कर देते हैं वहीं के वहीं अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस के साथ. तो जब आपका एवेल्युएशन निकल के आता है तो उसमें वो अनअटेम्प्टेड आ रहे हैं, पर आप ये देख सकते हो उसमें कि क्या आपके आंसर्स मतलब अनअटेम्प्टेड रहे, कितने रॉन्ग रहे, कितने राइट रहे. पूरा कंप्लीट आंसर वेट ऑटोमेटिकली खुल जाएंगे. आपने भले इसे अटेंड भी नहीं किया हो, जस्ट आपके समय कम हो तो आपने क्वेश्चन पढ़ा और डायरेक्ट आप उसके आंसर का जो अपन ने कॉम्प्रिहेंसिव आंसर्स दे रखे हैं, सारे डिटेल्ड सोल्यूशन दे रखे हैं, उनको देख सकते हो. तो ये भी नहीं है कि सर हमारे को पास ये इसका आंसर ऐसे कैसे आया, ये नहीं आया, वो नहीं आया, वो भी नहीं है. एक्सक्यूजेस कुछ नहीं है. आप करना चाहें बहुत ही अच्छी बात है, सारे क्वेश्चन एक एक करके अटेम्प्ट करते जाएं, फटाफट वो हो जाएगा. नहीं तो आपका समय कम है तो आप उन पे डायरेक्टली आंसर्स को क्या है सबमिट कर दो, अपना पेपर, टेस्ट पेपर सबमिट करो और आपके पास इवैल्यूएशन आंसर शीट पूरी खुल जाएगी अलॉन्ग विद द एंटायर सजेस्टेड आंसर्स. तो यहाँ पे क्या होता है, पूरा का पूरा चैप्टर अच्छी से क्या हो जाता है, रिवाइज कर लिया हो जाता है. अब देखिए एक क्वेश्चन अपन ने दे रखा है, एक और क्वेश्चन देखते हैं. स्माइल लिमिटेड इज 100% सब्सिडरी कंपनी ऑफ हैप्पी लिमिटेड. स्माइल लिमिटेड क्या है, ये 100% सब्सिडरी कंपनी है हैप्पी लिमिटेड की. इट्स एन इंडियन कंपनी. स्माइल लिमिटेड ओन्स प्लांट ए एंड प्लांट बी. डेप्रिसिएशन रेट दे रखी है 40%. डेप्रिसिएटेड वैल्यू ऑफ द ब्लॉक एज ऑन 1/4/2019 दे रखा है 3 लाख रुपए. ठीक है, 3 लाख रुपए क्या है, डेप्रिसिएटेड वैल्यू ऑफ द ब्लॉक है. अब देखिए कह रहे हैं कि प्लांट बी was purchased and put to use on 10th of November 17. Cost belonging to 70,000 rupees. Now plant B is transferred by Smile Limited to Happy Limited on 14th of December 2019 for 20,000. इसने तो ट्रांसफर कर दिया कितने में, 20,000 रुपए में. इट इज पुट टू यूज बाय हैप्पी लिमिटेड ऑन द सेम डे. 14 दिसंबर 2019 को ट्रांसफर किया और सेम डे पुट टू यूज किया है किसने, उसकी जो सब्सिडरी है. हैप्पी लिमिटेड ओन्स प्लांट सी ऑन 1 अप्रैल 2019. डेप्रिसिएशन रेट यहाँ भी ब्लॉक रेट 40% है और उसका 60,000 रुपए इसकी डेप्रिसिएटेड वैल्यू आ रही है. आपको नॉर्मल डेप्रिसिएशन निकालना इन हैंड्स ऑफ स्माइल लिमिटेड एंड हैप्पी लिमिटेड फॉर द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर. तो जब हम स्माइल लिमिटेड की बात करते हैं तो स्माइल लिमिटेड की जो डेप्रिसिएटेड वैल्यू ऑफ द ब्लॉक देखिए कितनी आ रही है. स्माइल लिमिटेड की जो डेप्रिसिएटेड वैल्यू ऑफ द ब्लॉक आ रही है एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर 3 लाख रुपए आ रही है. उसने 20,000 रुपए का प्लांट हैप्पी लिमिटेड को ट्रांसफर कर दिया. वॉट एवर आधा प्रोसीड 20,000 रुपए में ट्रांसफर कर दिया, वो क्या रिड्यूस हो जाएगी और जो WDV ऑफ ब्लॉक आ जाएगी 2,80,000 रुपए और उस पर 40% की रेट से डेप्रिसिएशन मिल जाएगा. तो स्माइल लिमिटेड का जो डेप्रिसिएशन होगा, स्माइल लिमिटेड का तो डेप्रिसिएशन हो गया 1,12,000 रुपए. अब जहां हैप्पी लिमिटेड की बात होती है तो हैप्पी लिमिटेड के लिए अगर कोई होल्डिंग कंपनी अपनी 100% सब्सिडरी कंपनी को कोई कैपिटल एसेट ट्रांसफर कर रही है, होल्डिंग कंपनी अगर 100% सब्सिडरी को कैपिटल एसेट ट्रांसफर कर रही है तो जो WDV ऑफ द प्रीडिसेसर जो होता है वो क्या हो जाती है, WDV बन जाती है किसकी, सक्सेसर की. वो क्या है, WDV सक्सेसर की बन जाती है. तो अब अपन ये देखेंगे कि
जो WDV प्रीडिसेसर की है इस प्लांट की। अब इसमें इसने खरीदा था ये प्लांट नवंबर 17 के अंदर 70,000 रुपये में। तो देखिए ये 70,000 रुपये में खरीदा था जो स्माइल लिमिटेड ने। उस पर डेप्रिसिएशन लगाया अपन ने 17-18 का, 50% ऑफ द ब्लॉक रेट लगेगा, ये ध्यान में रखने वाली बात है। सिंस द सेम इज पुट टू यूज फॉर लेस देन व्हाट 180 डेज। ये हैप्पी लिमिटेड मतलब जब स्माइल लिमिटेड ने ये डेप्रिशन लिया होगा इतना लिया होगा, फिर अगले साल का डेप्रिशन लेस कर दिया। तो ये कुल मिला के जो WDV आ रही है स्माइल लिमिटेड के एंड्स में, वही क्या बन जाएगी, हैप्पी लिमिटेड के एंड्स में WDV बन जाएगी। दैट हैज बीन प्रोवाइडेड इन द एक्सप्लेनेशन ऑफ सेक्शन 43(6). अब यहाँ पे देखिए एक्चुअल कॉस्ट आ गई अब 33,600 रुपये। ये अपने जुड़ जाएगा। जो ओपनिंग WDV आ रही थी हैप्पी लिमिटेड की वो कितनी आ रही थी, 60,000 रुपये हैप्पी लिमिटेड की ओपनिंग WDV आ रही थी, इसमें जोड़ दिया जाएगा और फिर डेप्रिसिएशन मिलेगा। जो 33,600 है उस पर तो हाफ ऑफ द ब्लॉक रेट से मिलेगा। हाफ से क्यों मिलेगा इस पर्टिकुलर केस में, क्योंकि क्या है सेम इज पुट टू यूज फॉर लेस देन 180 डेज, और रिमेनिंग 60,000 पे क्या है आपको पूरा डेप्रिशन मिल जाएगा। तो इसका डेप्रिशन एडमिसिबल क्या हो जाएगा, इसका डेप्रिशन एडमिसिबल 30,720 रुपये हो गया। इसका तो 30,720 रुपये हो गया। और दूसरे वाले का क्या हो जाएगा, जो आपके स्माइल लिमिटेड है उसका अपन ने ऑलरेडी निकाल लिया है, वो क्या है 1,12,000 रुपये मिल जाएगा। तो 1,12,000 तो आपको स्माइल लिमिटेड को मिलेगा और 30,720 हैप्पी लिमिटेड को मिलेगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो इनको अच्छी से करेगा। और सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आपको अपनी मॉक टेस्ट सीरीज जो आपके वेबसाइट के अंदर दे रखी है bangargdu.com, वहाँ सब मिलेंगे। एक एक क्वेश्चन मिल रहे हैं, एक एक क्वेश्चन वहाँ से आ रहे हैं। इस लेवल के क्वेश्चन अपन ने क्या है वहाँ बना के दे रखे हैं। XYZ लिमिटेड परचेज्ड स्टॉक इन ट्रेड ऑन 25/7/2018 फॉर ₹15 लाख। उन्होंने 15 लाख रुपए में स्टॉक इन ट्रेड परचेज किया। द सेम वॉज कन्वर्टेड इनटू कैपिटल एसेट ऑन 15/4/2019। फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द इन्वेंट्री ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन इज व्हाट 18 लाख रुपए। तो हियर द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री 18 लाख रुपए को क्या ले लिया जाता है अपना, एक तरह से PGBP की कंप्यूटेशन के लिए ले लिया जाएगा। The said capital asset was used for the business of the SSE. The eligible rate of depreciation of the said asset is 15%. The WDV of the block की WDV 40 लाख है, ब्लॉक की WDV 40 लाख है। एज ऑन 1/4/19 डेप्रिसिएटेड वैल्यू मतलब जो भी फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ स्टॉक वहां लिया गया है वही इसकी क्या बन जाती है, एक्चुअल कॉस्ट बन जाती है। अपन ने ये सेक्शन 43(1) का एक्सप्लेनेशन 1 ही देखा था। एक्चुअल कॉस्ट कितनी हो जाएगी, जो भी फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री है 18 लाख रुपए, और यहां पे 58 लाख रुपीस पे अपने को डेप्रिसिएशन एडमिसिबल हो जाएगा। किस रेट से, 15% की रेट से डेप्रिसिएशन एडमिसिबल हो जाएगा। तो 8,70,000 रुपए का आपको क्या है इस केस के अंदर डेप्रिसिएशन एडमिसिबल होगा। 8,70,000 रुपीज का डेप्रिसिएशन एडमिसिबल होगा। अब देखिए एक और क्वेश्चन, XYZ कमेंस्ड कॉमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ मिनरल ऑयल 10/4/19। जब कॉमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ मिनरल्स की बात आती है तो 35E के प्रोविजंस अप्लाई होते हैं। मिनरल ऑयल में 42 है या मिनरल्स है। इट हैज इनकर्ड एक्सपेंडिचर wholly and exclusively on operations relating to prospecting for and development of a mine amounting 50 lakh rupees during this year. So whatever expenditure has been incurred within a period of 4 years prior to the date of the commencement of the business in 4 preceding years, that is 50 lakh rupees. The same is allowed in as per the provisions of section 35E 10 equal installments. Now 5 lakh rupees will be allowed as deduction under section 35E. But the amount of installment cannot exceed what the income before allowing the installment. Though the estimated life of mine is say 5 years only. Income before allowing the aforesaid adjustment is 585. So we are required to determine the PGBP. So here 585 is the profits before allowing deduction under section 35E. 35E deduction will be allowed to the extent of 5 lakh rupees. And we will get a profit
of what? 85,000 rupees. This will be the profit. Profit will be what? 85,000 rupees will be the profit. Next is say G Limited is engaged in the business of growing and manufacturing tea in India. G Limited is engaged in the business of growing and manufacturing tea in India, and as you are aware, tea composite business, 60% is the agricultural income and 40% is the business income. 60% is the agricultural income and 40% is the business income. Now for the previous year ended 31st of March 2020, its composite business profits, the composite business profits before allowing deduction under section 33 AB are 60 lakh rupees. What are the composite business profits? 60 lakh rupees. Now on 1/9/2019 it has deposited 11 lakh rupees in the tea development account. They have deposited 11 lakh rupees in the TDA account. Whatever amount has been deposited within 6 months up to the end of the from the end of the previous year, or the 40% of the profits derived from such business, whichever is lower will be eligible as deduction under section 33 AB in case of the assessees who are engaged in business of growing, manufacturing tea, coffee and rubber. So here 11 lakh rupees will be allowed as deduction. We are required to compute the taxable income where there is a business loss of 14 lakh rupees. Business loss of 14 lakhs from the previous year 18-19 is to be carried forward. Now here deduction will be admissible of 11 lakh rupees. So remaining income is 49 lakh rupees. Here 60% will be regarded as the agricultural income and 40% will be the business income. So the business income works out to be how much? 19 lakh and 60,000 rupees. From that, the brought forward business loss of 14 lakh rupees will be set off. From that, brought forward business loss of 14 lakh rupees will be set off. And 5 lakh and 60,000 rupees will be our taxable business income. 5 lakh and 60,000 rupees will be the taxable business income here. Next is RP Limited purchased a plant for 60 lakhs. Depreciation rate is 15%. Depreciation rate is here 15%. Before commencement of the commercial production, expense of 55,000 was incurred by RP Limited for trial run. Now whatever expenditure has been incurred before the commencement of the commercial production, the same will be what? The same will be capitalized. Here, what will the treatment of expenditure incurred on trial run as per the provisions of ICDS 5, which is deals with the tangible fixed assets. So here, the whatever expenditure has been incurred till the plant has begun the commercial production, that is production intended for sale or for captive consumption, the same shall be treated as a capital expenditure. It will be regarded as what? A capital expenditure. So here, the same will be regarded as a capital expenditure. So answer will be A. Then the profits and gains which is arising from service contract. If the duration of contract is not more than what? 90 days, shall be computed on the basis of what? Here, when the duration of the project is not more than say 90 days, the profits thereof, the same will be computed as per the project on the basis of what? The project completion method that has been provided in 43 CB as well as in the in ICDS also. Next is what? Measures ABC, an eligible assessee following mercantile system of accounting. He is following what? Mercantile system of accounting, carrying on the eligible business under section 44 AD. Provide the following details. 44 AD, as you are aware, 6% of the turnover. If turnover is received, otherwise then through account, say it is received through an account pay check, account pay bank draft, use of ECS or any other electronic mode, and 8% if it is received by other modes, it is in cash, will be regarded as the PGBP, deemed profits. Now out of which 25 lakh has been received during the financial year, 50 lakh has been received here, it will be 8%, here it will be 6%. And whatever amount has been received up to the due date of furnishing the return of income,
whatever amount has been received up to the due date of furnishing the return of the income, 25 lakhs. This will also be what? 6%, because it has been received through account pay bank draft. So here 50 lakh rupees has been received through account pay bank draft. Balance amount is 80 lakh rupees. That will be here 8%. So these 6,40,000 and 3 lakh rupees. That will be what? 9,40,000 rupees. That will be deemed income under section 4480. This is deemed income under section 4480. Next is what? XYZ Limited purchase a plant on 1/4/2019 for 10 crore rupees, availing 70% loan facility from the bank. The company has purchased a plant, machine, 10 crore rupees and has been availing loan facility. The machine was put to use from 1st February 2020. So whatever interest relates to a period prior to the date when the asset is put to use, what will happen? Whatever the interest relating to that period, उसको क्या कर दिया जाएगा? Same will be what? Same will be capitalized. उसको आप क्या करोगे? कैपिटलाइज कर दोगे. ठीक है. इंटरेस्ट ऑन लोन 12% है. लोन अमाउंट इज आउटस्टैंडिंग. इंटरेस्ट फॉर फाइनेंशियल ईयर 31/3/2020 इज पेड ऑन 31/3/2020. डिटरमाइन द एडमिसिबल डेप्रीसिएशन. अभी एडमिसिबल डेप्रीसिएशन मांग रहे हैं. तो आपने कितना लोन लिया है? जो लोन लिया है उस पे जो ब्याज बनता है, आपने 7 करोड़ रुपए का लोन लिया है, उस पे जो ब्याज बनता है बिफोर द असेट इज पुट टू यूज, वो असेट की कॉस्ट के अंदर क्या है? जोड़ दिया जाएगा. 10 करोड़ की असेट की कॉस्ट है, 70 लाख रुपए ये जोड़ दिया गया. एक्चुअल कॉस्ट ऑफ मशीनरी क्या हो जाएगी? ये एक्सप्लेनेशन 10 में आ रहा है कि आफ्टर द असेट इज पुट टू यूज, वो तो रेवेन्यू रहेगा. एक्सप्लेनेशन 10 टू सेक्शन 43(1). ठीक है. अब ये 10 करोड़ 70 लाख रुपए पे आपको क्या है? डेप्रीसिएशन एडमिसिबल हो जाएगा. ठीक है. किस रेट से? हाफ ऑफ द ब्लॉक रेट. हाफ ऑफ द ब्लॉक रेट. एक तो नॉर्मल डेप्रीसिएशन होगा और अगर एडिशनल डेप्रीसिएशन है तो वो भी मिल जाएगा. एडिशनल डेप्रीसिएशन 20% का मिलता है, पर अगर असेट इज पुट टू यूज फॉर लेस देन 180 डेज तो यहाँ 10% इस साल मिल जाएगा और 10% आगे आने वाले साल के अंदर मिल जाएगा. तो टोटल एडमिसिबल डेप्रीसिएशन अपने को मिल रहा है कितना? 1,87,25,000 रुपए. नेक्स्ट देखिए, मिस्टर महेश जो माइनर सन है मिस्टर महेश माइनर सन, मिस्टर महेश माइनर सन सुरेश. सुरेश इज सफरिंग फ्रॉम डिसेबिलिटी स्पेसिफाइड अंडर 80U, अर्निंग इंटरेस्ट ऑफ 40,000 ऑन फिक्स डिपॉजिट विच वॉज गिफ्टेड बाय हिम बाय हिज ग्रैंडफादर. महेश इनकम इज हायर देन मिसेज महेश. तो अगर देखिए, अगर माइनर सन is suffering from disability specified under section 80U, तो क्या क्लबिंग होगी क्या उसके इसके अंदर? क्लबिंग प्रोविजंस विल नॉट बी अट्रैक्टेड. क्लबिंग प्रोविजंस will not be attracted. Whatever interest is received, वो क्या हो जाएगा? टैक्सेबल हो जाएगा इन हैंड्स ऑफ माइनर सन सुरेश. उसके जो फादर हैं अलग से एज अ रिप्रेजेंटेटिव असेसी, उसके बिहाफ पे क्या है? रिटर्न फर्निश करेंगे. तो यहाँ क्लबिंग के प्रोविजंस क्या है? अट्रैक्ट नहीं होंगे. 40,000 रुपए क्या है? ये टैक्सेबल हो जाएगा किसके हैंड्स में? सुरेश के हैंड्स में. तो इस तरह से अपन ने हिंट आंसर्स इन क्वेश्चंस के भी दे रखे हैं, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, पूरे एक तरह से कॉम्प्रिहेंसिव आंसर्स ही हैं. अब देखिए नेक्स्ट, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स डिटरमाइन द GTI. GTI निकालने की बात कर रहे हैं ऑफ मिस्टर जेड.
for the relevant assessment year. Y has transferred his residential house to Mr. Z for 10 lakhs on 1/4/2019. 1/4/2019 को ये प्रॉपर्टी क्या है, ट्रांसफर की गई है अपने फ्रेंड को. द वैल्यू ऑफ हाउस स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 18 लाख है. अभी 10 लाख पे ले ली और 18 लाख रुपए उसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है. तो ये कंसिडरेशन है परचेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन. तो ये 105% देखते हैं, एसडीवी उससे ज्यादा आ रही है. तो 18 लाख माइनस 10 लाख रुपए, यहां पे जो 8 लाख रुपए है ये क्या हो जाएगी, जेड के रिलेशन में. मिस्टर जेड की क्या हो जाएगी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज होगी. लैंड वॉज ऑफ जेड, लैंड ऑफ मिस्टर जेड वॉज एक्वायर्ड बाय रेलवेज ऑन इन 2014. ऑन 15/12/2019 ही रिसीव्ड 1,75,000 इंटरेस्ट ऑन एनहेंस्ड कंपनसेशन. तो जो अपन ने देखा है इंटरेस्ट ऑन एनहेंस्ड कंपनसेशन, अगर कोई कंपलसरी एक्विजिशन हो जाता है इमूवेबल प्रॉपर्टी का, वो टैक्सेबल हो जाता है कहां पे, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में, रिसिप्ट बेसिस पे, इरिस्पेक्टिव ऑफ द मेथड ऑफ अकाउंटिंग फॉलोड बाय द एसएससी. और उसमें से एडहॉक डिडक्शन मिल जाता है कितना, 50% का एडहॉक डिडक्शन मिल जाता है. 85,000 रुपए का इसमें एडहॉक डिडक्शन मिल जाएगा. 85,000 रुपए यहाँ क्या हो जाएंगे, टैक्सेबल हो जाएंगे. कैसे, ये भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होंगे. उसके अलावा 10 लाख रुपए किसने एफडीआर कराई है, उसको ग्रॉस इंटरेस्ट मिला है 90,000 रुपए. ग्रॉस इंटरेस्ट बता दिया 90,000 रुपए. और उसने बोरो किए 50 लाख फ्रॉम बैंक ऑन सिक्योरिटी ऑफ द फिक्स डिपॉजिट विच वॉज यूज फॉर पर्सनल पर्पज. तो अब जो ये इंटरेस्ट पे करेगा इसका तो डिडक्शन मिलेगा नहीं, क्योंकि ये पैसा तो उसने किसके लिए यूटिलाइज कर लिया, उसने ये पैसा क्या है अपने पर्सनल यूज के लिए ले लिया. तो ये वीजी गोपीनाथन का केस हुआ था. उस केस के अंदर इंटरेस्ट जो भी 90,000 ग्रॉस इंटरेस्ट है वो टैक्सेबल हो जाएगा. तो इसकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज कितनी हो जाएगी, 8 लाख प्लस 85,000 प्लस 90,000, इस तरह से ये टैक्सेबल हो जाएगी 9 लाख और 75,000 रुपए. ठीक है. अब नेक्स्ट देखिए, मिस्टर एक्स रेजिडेंट इंडिविजुअल है, 45 ईयर्स ऑफ एज है, गिव्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन pertaining to the assessment year 2021. एक तो है डिविडेंड फ्रॉम शेयर्स ऑफ इंडियन कंपनी आ रहा है उसके पास 12.5 लाख रुपए, जिस पे डीडीटी लग रहा है. अब तो देखिए नए केस में तो अब अपने टीडीएस के प्रोविजंस आ गए असेसमेंट ईयर 21-22 ऑनवर्ड, और डिविडेंड शेयर होल्डर के एंड में टैक्सेबल हो गया. पर आपकी जो रेलेवेंट असेसमेंट ईयर है उसके अंदर तो डिविडेंड पे डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स दिया जाएगा. 10 लाख रुपए से ज्यादा का जो डिविडेंड होता है, एक्सपेंसेस का कोई डिडक्शन मिलेगा नहीं. 10 लाख रुपए से ज्यादा जो डिविडेंड होता है, 2.5 लाख रुपए यहां आ गया, उस पे क्या है 115 बीबीडीए के अंदर टैक्सेशन हो रहा है. द सेम इज व्हाट चार्जेबल टू टैक्स अंडर सेक्शन व्हाट 115 बीबीडीए एट रेट ऑफ 10%. तो ये 2.5 लाख पे 10% की रेट से टैक्स लग गया, 25,000 रुपए ये हो गया. और फिर एचईसी और लगा दिया अपन ने एट रेट ऑफ 4%, 1,000 रुपए. तो कुल मिला के टैक्स कितना हो गया, 26,000 रुपए. 26,000 रुपीज इज योर टैक्स लायबिलिटी. देन हियर आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन 5/4/2019 A Private Limited issued 20,000 shares at 40 per share. The face value is rupees 10 per share and the fair market value is rupees 30 per share. So shares are issued at a premium where the issue price exceeds what? Fair market value. Issue price exceeds fair market value. Then the said amount will be treated as what? Income from other sources in hands of the company.
Here, X was not in India from the date of issue of shares up to till 2/9/2019, but he came back to India on 3/9/2019. So whether the tax implications shall arise in hands of A Private Limited on account of said transaction. So 5627B gets attracted here if it is issued to a resident. Then what is the tax implications in hands of A Private Limited? What is the issue price here? 40. What is the fair market value? 30. Number of shares issued is what? 20,000. So here 2 lakh rupees will be chargeable to tax as income from other sources in hands of this particular company, AP Company Private Limited. The same will be what? Chargeable to tax. Answer is what? C is the answer here. It will same will be what? Chargeable to tax in hands of this particular company. So these were what? The multiple choice questions which we have discussed. All the questions like these types of questions, they are available in our website bangarsedu.com. We have separate tab multiple choice questions from where you can what? Go through those multiple choice questions. And basically these are practice questions. These practice questions have been devised. You can submit the paper and get your answers. And evaluated answers will be there along with complete solution for all those answers. So 2000 multiple choice questions are there. So this was our, say, in our first paper, we have covered till clubbing here. So these questions we have discussed. Now we'll be in our next session, we'll be discussing our comprehensive paper, which has been for the remaining, say, 50 marks.